नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। कोरोना को हराना है, इसी मकसद के साथ सरकार लगातार काम कर रही है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो लोग नहीं मान रहे उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नियम भी लागू किया गया है और इसका असर, इसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं। कोरोना के संक्रमण लगातार कम होते जा रहा है और न्यूज़ 11 भारत लगातार उन चीजों को आपको दिखा रहा है। अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं एनएचएम के हेडक्वार्टर झारखंड चैप्टर में, जहां पर हमारे सीएमडी अरूप चटर्जी मौजूद हैं। उनके साथ स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह भी मौजूद है। तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं और किस तरीके से आगे? मेरे साथ आज मौजूद है राज्य के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हम मना रहे हैं और आपको भी घर में हम अनुरोध कर रहे हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन जिनके हाथ में हम सब की सुरक्षा है वो हमारे साथ आज मौजूद है। अरुण सिंह साहब, मौसम सुहाना है, क्या कहेंगे? ये प्रभु की कृपा है, मौसम सुहाना है और झारखंड में जो कोरोना का कहर है वो भी कम होता जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 4.62 रह गई है, जो एक टाइम बढ़कर 20% हो गई थी, आज 4.62 है। और डबलिंग रेट भी हुई, लगातार बढ़ रही है, जो 26 दिन थी आज वो बढ़कर के 77 दिन हो गई है। तो हम लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और लोगों की जान बचाने की दिशा में ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। सिंह साहब, आप ये बताइए, जब आपने प्रभार लिया था उस समय जो हालात हम लोगों ने देखा था कि हर समय फोन आता था, पैरवी आता था कि हमें कहीं अस्पताल में बेड दिलवा दो। आज क्या सिचुएशन है, हम कहाँ खड़े हैं? आज की तारीख में हमारे पास 27,000 बेड्स है स्टेट में, ऑक्सीजन और नॉन ऑक्सीजन मिला करके। जो हमारे पास 9,500 बेड्स थे एक महीना पहले, और आज की तारीख में इतने बेड्स हमारे पास ऑक्सीजन के, वेंटिलेटर्स के, आईसीयू बेड्स उपलब्ध हैं कि हमें अब कोई फ़ोन नहीं आता है। आपको भी नहीं आता? आपको कोई फ़ोन नहीं आता है और हर जगह व्यवस्था बेहतर की गई है। डॉक्टर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हमने अपने सरकारी अस्पतालों में दिया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सब लोग मिल करके इस कार्य को कर रहे हैं, तो कहीं कोई इस प्रकार की इशू नहीं आ रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने विशेष ध्यान दिया, जिस पे मैं बताऊंगा आगे। नहीं, आप बताएं ग्रामीण क्षेत्र के विषय में बताएं, क्योंकि मुख्यमंत्री खूब चिंतित हैं कि खुद ग्रामीण क्षेत्र में आप जब जितने बार भी देखेंगे आप ग्रामीण क्षेत्र की चर्चा आ जाती है। मुख्यमंत्री खुद घाटों में ओपनिंग अपने बेडों का करवाया, सिमडेगा में भी काम चल रहा है, गुमला में भी काम चल रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ क्या अवेयरनेस की कमी है टीका लगाने को लेकर? तमाम चीज़ों को आप शेयर करें। क्षेत्रों में बहुत कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में कन्फ्यूजन है। उनको बुखार होता है तो वो उसको टाइफाइड, मलेरिया या साधारण बुखार समझ करके उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, वो बताते नहीं हैं। कुछ सोशल स्टिग्मा भी उनको लगता है कि यदि बताएंगे तो शायद उनके परिवार वाले उनको बेदखल कर देंगे, उनसे बात नहीं करेंगे और समस्या आने पर उनको बॉडी को छुएंगे तक नहीं। तो ऐसे इश्यूज़ हैं। तो कैसे ग्रामीणों के मन से ये भय को निकाला जाए, कैसे उनमें कॉन्फिडेंस लाया जाए, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाए, इस दिशा में हमने ठोस प्लान किया है और प्लान का इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया है। हर जिले में, हर पंचायत में 2-2 टीम हमने गठित की हैं, जो टीम एक प्रिलिमिनरी स्कैनिंग करेगी घरों में जा कर के, और जिसका भी कुछ उनको संदिग्ध नजर आएगा उसके लिए रैट टेस्टिंग की आवश्यकता। आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ धर्म गुरुओं को साथ में जोड़ सकते हैं आप लोग, कुछ पंचायत प्रधान को, मुखिया को, और जो पाहन होते हैं उनको आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं अपने टीम में? क्योंकि वो अवेयरनेस को लाएंगे। वो जोड़ने में भी नहीं है, ये मैं जो बता रहा हूँ ये इलस्ट्रेटिव है। हर जिले में जैसी उसकी फैसिलिटीज़ है, जैसे उसके पास लोग हैं, जैसी उसकी प्राथमिकताएं हैं, उसके हिसाब से वो उनको जोड़ सकते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव है कि हम ग्रामीणों तक पहुँचें और ग्रामीणों तक पहुँच करके उन ग्रामीणों को अवगत कराएं। और कोरोना को अगर हम लोग शुरू में ही आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। जो भी डेथ्स हुई, अभियान चलाया आपने? उसके लिए अभियान चालू हो चुका है और हर प्रखंड में हमने टास्क फोर्स का गठन किया है और वो टास्क फोर्स लगातार बैठक कर रही हैं। हफ्ते में 3 दिन उनको बैठक करनी है। एम्बुलेंसेस हर प्रखंड में दी गई हैं, रैट किट्स दिए गए हैं, उनको आइसोलेशन किट्स दिए गए हैं, आइसोलेशन सेंटर्स की स्थापना की गई है। सदर अस्पताल जो उनके ज़िले के हैं उनसे टैग किया गया है
इन प्रखंडों को, ताकि ये जो मरीज जो सीरियस मिलेगा उसको अस्पताल में ट्रांसफ़र करें, और जो मरीज सीरियस नहीं है, घर में ही है, एसिम्प्टोमेटिक मरीज है, उसी घर में ही हम चिकित्सा करवा दें ताकि कोई इशू नहीं आए। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री चूँकि कैप्टन है और विभाग का कैप्टन आप हैं, सारे विभाग का कैप्टन हो, उनका कितना सहयोग मिल पाता है, कितना वो कितना एगर है, वो कितना एगर है, वो कितने ज़बरदस्त तरीके से काम में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और हर समय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इसी पे रहता है कि कैसे हमारे राज्य के नागरिकों की जान बचे। दिन रात इसी में लगे रहते हैं और हमें लगातार उनसे एडवाइस मिलती रहती है, फीडबैक मिलते रहते हैं। उसके आधार पे भी हम अपनी योजना बनाते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, ताकि एक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सके। उनके कुशल नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसका आप परिणाम देख रहे हैं। तो सिंह साहब पहले ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत थी, बड़ी कालाबाजारी हुई, आज ऑक्सीजन का क्या हालात है? आज कोई इशू नहीं है, हमारे पास इतने सिलेंडर्स हैं और किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमने संजीवनी वाहन करके योजना भी आरंभ की, ताकि किसी अस्पताल में अगर ऑक्सीजन की कमी से कोई समस्या हो तो संजीवनी वाहन के माध्यम से वो ऑक्सीजन उसको दिया जा सके, किसी मरीज की जान को कोई खतरा ना आए। आज की तारीख में हर जगह पर्याप्त ऑक्सीजन है। इसके अलावा हमने परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। 3 जगह पर हमारा जो PSA प्लांट होता है, तो PSA प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन प्लांट बोलते हैं, तो वो स्थापित किया जा चुका है और 6 जगह पर स्थापित करने की प्रक्रिया में है। कुछ हमने टेंडर्स किए हैं, भारत सरकार को भी प्रस्ताव भेजा है। तो हमें उम्मीद है कि अगले 1-1.5 महीना में हर सरकारी अस्पताल में हमारे पास अपना ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट रहेगा और सिलेंडर्स पे निर्भरता कम होगी। सिलेंडर्स को हम लोग उस जगह और ग्रामीण क्षेत्रों में यूज़ कर सकेंगे जहाँ PSA स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो हमारी जो रीच है वो रीच और बढ़ जाएगी। नहीं, जैसे आप हमें एक बात और समझाइए, क्योंकि आपको जो भी समझाना है दर्शक को समझाना है। क्यों ये जो अस्पताल आप देख रहे हैं बगल के स्टेट बिहार, चाहे वो अगर आप यूपी चले जाएं, तो गांव में जिस तरह से गांव में जिस तरह से कोरोना पहुंच चुका है, हमारे गांव के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी क्या हालात है, उस पर आप लोग क्या फोकस किए? प्राथमिक केंद्रों में भी हमने, आज मैं फेसबुक में या ट्विटर में देख रहा था कि बिहार में कुछ गाँव में जो प्राथमिक शिक्षा ये स्वास्थ्य केंद्र था, वहाँ भैंस को बांध के रखा गया है। वो की बात है, लेकिन हमारे यहाँ हमारा ये प्रयास है कि अब चूंकि शहरों में लोड कम हो गया है, तो हम शहरों में जिन डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों से लाके प्रतिनियुक्त किए थे उनको बैक कर रहे हैं, ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों को संभाले, अपने CSC PSC को संभाले और CSC PSC के स्तर पर दवाइयों की उपलब्धता रहे। इसके लिए पूरा हमने एक होमवर्क कर लिया है, हमने ऑर्डर्स दे दिए हैं और जो दवाइयाँ थी वो हम लोग भेज रहे हैं। हर ज़िले से हमने उसकी रिक्वायरमेंट को असेस किया है और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे PSC और CSC में अच्छी सुविधाएं हम अपने ग्रामीण भाइयों को दे पाएंगे। अरुण सिंह साहब, क्या स्थिति है हमारे राज्य में? कब तक कोरोना, आप लग रहा है जिस समय आप आए थे तो कोरोना यहाँ पे था, अब कोरोना करीब करीब नीचे टच कर रहा है, तो कब तक इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम? कब तक आराम से घूमेंगे? सरकार ने बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लागू किया है और मेरी सभी दर्शकों से अपील है कि वे इस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में कोऑपरेट करें। अगर आवश्यक नहीं हो तो बाहर ना जाएं। ई-पास के लिए बहुत मारामारी है, लेकिन ज़बरदस्ती क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? अगर घर में रह करके अगर आप 4 बार जाना हो तो एक ही बार जाइए। तो जितना हम इस चेन को तोड़ेंगे उतना ही हम जल्दी सफल होंगे इसको ज़ीरो करने में। हमारा टारगेट है कि कोई डेथ हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में नहीं होनी चाहिए। डेथ रेट नहीं घट रहा है, इसको क्या अभी आप? डेथ रेट भी घटी है, डेथ रेट काफ़ी घटी है और इस डेथ रेट, कल हमारे राज्य में करीब 60 डेथ हुई है। अब तक टोटल करीब 4,500 डेथ हुई है, लेकिन इस डेथ रेट को ज़ीरो करने का हमारा लक्ष्य है कि कोई आदमी नहीं मरे, कोई हमारा झारखंड का नागरिक, कोई भी मरीज वो ना मरे। अरुण सिंह साहब अभी कुछ बता रहे थे कि कल एक बैठक है आप लोगों की, वो किस विषय पे बैठक है? कल की कर रहे हैं जो 3rd वेव का प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कि 3rd वेव में ये हम लोग कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि जो अभी तक अछूता रह गया कोरोना के प्रभाव से, शायद यह वायरस फिर नया रूप बदल कर आए। हमने जीनोम मशीन के लिए भारत सरकार से अधियाचना की हमको, ताकि हम उसकी सीक्वेंसिंग करा सकें, इसका
स्ट्रेन पता लगा सके, ताकि एक मशीन हमारे झारखंड में भी रहे। तो ये नए रूप में आए और नए लोगों पर अटैक करे, इसकी पहले से प्लानिंग कि जो 18 वर्ष से कम के लोग हैं, क्योंकि उनको वैक्सीनेशन भी अभी नहीं लग रहा है, तो वो वल्नरेबल ग्रुप है। तो उस वल्नरेबल ग्रुप को अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए क्या फैसिलिटी रहेगी, क्या वार्ड्स रहेंगे, क्या मेडिसिन की आवश्यकता होगी, उस प्रकार का डिस्कशन पूरा हम लोग करके उस पर प्लान तैयार करेंगे। ताकि थर्ड वेव को लेकर आप लोग की मतलब गंभीर है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि थर्ड वेव के लिए बाकी थर्ड वेव उस तरह के आएंगे कि यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मात्र है? ऐसा है कि हमें हमेशा वर्स्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। हम लोग वर्स्ट के लिए जब तैयारी नहीं करते हैं तो उसका नतीजा होता है कि जब सिर पर पानी आ जाता है तब हमारी आंख खुलती है, जो इस बार हुआ। तो हम अगर वर्स्ट के लिए तैयारी करते हैं और वो वर्स्ट नहीं होता है और किसी की जान नहीं जाती है, थर्ड वेव नहीं आती है, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम प्लानिंग किए हुए हैं और हम अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ किए हुए हैं, हमने किला मजबूत किया हुआ है, दुश्मन आए या ना आए, हमने किला मजबूत किया है। दुश्मन नहीं आता है तो बहुत खुशी की बात, आता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। दूसरा बात यह है कि जो फाइजर शायद एक कंपनी है जो कि एक बच्चों का दवाई टीका बना रही है, वो कब तक आप उपलब्ध करा पाएंगे? क्या उसका मंजूरी ट्रायल सरकार करेगी, उसके बाद ही हम उस पर विचार कर पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने अब तक फाइजर को इंडिया में आने की अनुमति नहीं दी है और वो अप्लाई किया है, तो वो अभी उनका अंडर कंसिडरेशन है। तो एक बार वहाँ से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद फिर हम उस पर विचार करेंगे। ब्लैक फंगस जो नया स्ट्रेन में एक नया चीज आया कि ब्लैक फंगस, अरुण सिंह साहब, ब्लैक फंगस एक नया चीज है, उसको लेकर आप लोग कितना चिंतित हैं? उसको लेकर क्या आगे काम हो रहा है? उसको लेकर भी थे, उसके लिए भी हमने पत्राचार किया है कि हमें एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन यहाँ पर है हमारे पास, लेकिन वो WHO की मेडिसिन है जो काला आजार में भी इस्तेमाल में आती है। तो वही दवाई ब्लैक फंगस के इस्तेमाल के लिए भी है। तो हमें एडवाइजरी अभी प्राप्त नहीं हुई है, तो एम्स से भी हमने संपर्क किया है। एडवाइजरी जैसी प्राप्त होती है तो उस दिशा से उसका ट्रीटमेंट आरंभ होगा। तत्काल तो जो ट्रीटमेंट की लाइन है, उस ट्रीटमेंट लाइन पे डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आजकल में वो क्लियरिफिकेशन हमें प्राप्त हो जाएगा और ब्लैक फंगस को भी हम लोग इस समस्या को भी बहुत मुस्तैदी से झेलेंगे। टीकाकरण की अगर हम बात करें तो क्या हम कहाँ पे खड़े हैं पूरी टीकाकरण में? क्योंकि हम लोगों का अभियान है कि टीका लगाओ, क्योंकि कई ऐसे कंट्री है जिन्होंने मास्क खोल दिया क्योंकि उनकी टीकाकरण हो चुका है। तो हम लोग अपने झारखंड में कब तक पूरा टीकाकरण कर लेंगे और क्या अभी तक क्या तैयारी, कितना स्टॉक में है? करेगा कि हमें जब कितनी वैक्सीन मिलती है, जितनी वैक्सीन हमें प्राप्त हो रही है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज की तारीख में हमारे पास वैक्सीनेशन का करीब 10 दिन का स्टॉक है, 45+ के लिए भी और 18 से 44 वर्ष के लिए भी हमारे पास 10 दिन का स्टॉक है। और इसमें काफ़ी लोग उत्साहित होकर के, जो हमारा टीकाकरण एक समय मात्र एक दिन में 13,000 हो गया था, इतना लोगों में निराशा आ गई थी और तो अब वो फिर उत्साहित हो गए हैं लोग और प्रतिदिन करीब 80,000 मिनिमम लोग दोनों कैटेगरी के मिलकर के 80,000, 85,000, 90,000 लोग टीका लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है और आने वाले समय में बढ़ेगा। हमारा भी प्रयास है और हम एक ग्लोबल टेंडर भी करने जा रहे हैं वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए, और अगर उसमें सफलता मिलती है तो और हमें वैक्सीन प्राप्त हो सकेगी और तेजी से हम टीकाकरण करा पाएंगे। क्या वैक्सीन लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने, हम कहीं आज देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि बस टोकन मनी पे हम जमीन अलॉट कर देंगे, आप आओ? वो एक प्रस्ताव है, हमारे माननीय सांसद जी ने हजारीबाग के, उन्होंने ऑफर दिया कि वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी अगर आए तो उसके लिए क्या सुविधा देंगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशाल हृदयता का परिचय देते हुए यह कहा कि हम टोकन मनी पर उसको ज़मीन तुरंत देंगे और ये हमारा कमिटमेंट है कि जैसी कोई अगर इस प्रकार की कंपनी आती है जो वैक्सीन बनाने के लिए इच्छुक है तो उसे ज़मीन हम तुरंत देंगे और जितना जल्दी हो सके वो उत्पादन शुरू हो। बस हमें यही रिक्वेस्ट होगा, हमारा यही होगा कि उस वैक्सीन का अधिक से अधिक लाभ हमारे राज्य के नागरिकों को मिले। सिंह साहब, बगल का स्टेट देख लें, आसपास का स्टेट देख लें कि अब तो लॉकडाउन हो गया है, एक करीब लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो चला, जिसके वजह से बिहार या झारखंड, बंगाल से लोग मरीज यहाँ आ नहीं पा रहे, तो क्या उससे भी लोड घटा है हमारे अस्पतालों में? बिल्कुल लोग आ जाते थे, बिल्कुल लोड हमारा घटा है, क्योंकि बाहर के, बिहार के प्रदेश से, उड़ीसा से लोग आ जा रहे थे, बंगाल से लोग आ जा रहे थे, तो उससे हमारा लोड काफ़ी बढ़ जा रहा था। अभी ऑब्जेक्टिव हमारा ये लॉकडाउन का है कि हमें कोरोना संक्रमण से हम राहत प्राप्त करें। अगर कोई मरीज वहाँ से आना चाहे तो हमने कोई रोका नहीं है,
यदि कोई मरीज आना चाहता तो हमारा हृदय विशाल है, हम हर प्रकार के मरीज का देश के नागरिक हैं, उनका इलाज करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनको प्रॉपर प्रक्रिया अपना ले, उसको भी हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। अरुण सिंह साहब, किस स्थिति में हम लोग आज खड़े हैं? अगर आप देखेंगे दूसरे स्टेटों के बजाय अपने आप को कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोगों ने कितना मजबूत कर लिया है? वाइज हमने कोरोना के लिहाज से तो काफ़ी अपने आप को मजबूत किया है। जैसे मैंने बताया कि 27,000 बेड हमारे पास आज की तारीख में उपलब्ध हैं, जो 9,500 बेड थे, यानी 3 गुना बेड्स हमने बढ़ाए। हमने अपना ऑक्सीजन का बढ़ाया, हमने अपने अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ्स और किए। अभी हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल का लेने जा रहे हैं बड़ी संख्या में। इसके अलावा एक और कदम हमने उठाया कि जो हमारे डॉक्टर्स रिटायर होने वाले हैं अगले 7-8 महीने में, उनके लिए भी हम एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं कि उनको हम रिटायर नहीं होने दें और उनको हम लोग एक्सटेंशन दें, ताकि ये बड़ी इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। ताकि ये डॉक्टर्स 65 डॉक्टर्स हैं जो रिटायर हो जाएंगे, तो हमने यह प्रस्ताव रखा कि इसको रिटायर नहीं होने दिया जाए, इनको हम लोग 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना इनको एक्सटेंशन दे दें, ताकि वो डॉक्टर लगातार उस मोमेंटम के साथ जिसमें लगे हैं वो अपनी सेवाएं देते रहें। और डॉक्टर लोगों ने भी इसमें सहमति व्यक्त की है, तो ये कम से कम 65 डॉक्टर्स को हम रोक पाएंगे। सिंह साहब, मैं रोकूंगा आपको। TMH में भी बहुत सारे डॉक्टर्स रिटायर करने वाले हैं, BCCLs के बहुत डॉक्टर हैं, ECLs के काफ़ी डॉक्टर हैं, CCL के काफ़ी डॉक्टर्स हैं, तो इन लोग को भी क्यों नहीं आप समाहित करते हैं? हमें डॉक्टर्स की जरूरत इन लोग को भी हम लोग समाहित करेंगे। इसके लिए हम लोग, क्योंकि हमारे सरकार के ये अंग नहीं है, झारखंड सरकार के ये CCL, BCL, CCL के हैं, तो उनको भी हम लोग आमंत्रित करेंगे कि यदि वहाँ रिटायर होते हैं तो हमारे यहाँ अपनी सेवाएं दें। हमारे अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको हम नहीं जाने देंगे, उनको हम रोकेंगे, ताकि हमारे पास डॉक्टर्स की कोई कमी ना रहे। सिंह साहब, आप एक बात बताइए, आज थोड़ा मैं अपनी बात कर लूँ, पत्रकारों को क्यों नहीं कोरोना वॉरियर्स घोषणा किया जा रहा है? चूँकि दो पत्रकार हमारे भी चैनल से हम उन्हें बचा नहीं पाए, क्या सरकार या स्वास्थ्य विभाग की ऐसी कोई योजना है कि उन्हें कुछ मुआवजा मिल जाए? इस विषय पर विचार चल रहा है और जल्दी कुछ इस पर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जहां तक कोरोना वॉरियर्स का सवाल है, मैं अरुण सिंह से पूछ रहा हूँ, जो डायनेमिक पर्सन है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। ये टालने वाली बात नहीं, मैं सरकार से पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में है, वही मैं बोल सकता हूँ। अगर मेरे हाथ में होता कोरोना वॉरियर डिक्लेयर करना, तो मैं निश्चित रूप से डिक्लेयर कर देता। मुख्यमंत्री के पास ये प्रस्ताव को लेकर जाएंगे? लेकिन जो हमें लिमिटेशन है भारत सरकार से कोरोना वॉरियर डिक्लेयर करने में कि एज फार एज वैक्सीनेशन इज कंसर्न, तो वो एक लिमिटेशन हमारे पास जरूर है। लेकिन अगर झारखंड सरकार के स्तर से अगर करना हो तो वाकई पत्रकारों ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और जो भी आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान आपकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग का है। लोगों में एक कॉन्फिडेंस लाना, लोगों में जो डिस्ट्रेस की फीलिंग थी, जो पैनिक की सिचुएशन थी, उसको कैसे लोगों में कॉन्फिडेंस लाना, उन्हें विश्वास जगाना कि नहीं व्यवस्था है, इसमें बहुत बड़ा रोल है। निश्चित रूप से मैं आप लोगों के साथ हूँ। क्या मेरा एक सवाल और भी है, क्या जितने भी पत्रकार लोग हैं उन्हें आप टीकाकरण में थोड़ा सहूलियत दिला पाएंगे? जहाँ तक सहूलियत दिलाने का सवाल है, निश्चित रूप से हम सहूलियत दिलवाएंगे। एक पत्रकारों को भी टीकाकरण हो जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ, मुख्यमंत्री जी भी बहुत सचेत है। अभी हमने 18 से 44 वाला भी विंडो खोल दिया है, तो उसमें भी हम पत्रकार बंधुओं को प्राथमिकता देंगे। अच्छा, अब सवाल आता है, जमशेदपुर, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, इन सब जगहों को, चूंकि हम राजधानी में बैठे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत हुई तो मैं आपसे बात कर लिया कि, लेकिन जो छोटे छोटे कस्बा हैं वहाँ पे लोगों को दिक्कतें हो रही है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, उसको आप कैसे मॉनिटराइज कर रहे हैं? हर जगह हम अपना PSA प्लांट, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, जितने हमारे सदर अस्पताल हैं, उन सभी सदर अस्पताल में PSA प्लांट, ताकि वहाँ ऑक्सीजन का जनरेशन हो। इसके अलावा हमने हर सरकारी अस्पताल को लिंक किया है हमारे रिफिलिंग स्टेशन से, ताकि वो वहाँ पर जितनी आवश्यकता के सिलेंडर्स वहाँ पे ज़रूरत है, वो सिलेंडर्स वहाँ पे रहें और रेगुलरली रिफिलिंग होती रहे। तो ये कोई इशू नहीं है कि कोई गुमला में है या सिमडेगा में है तो कोई उसके इलाज में कमी होगी। दवाई की बात है, डॉक्टर्स की बात है। अभी हमने डॉक्टर्स का प्रशिक्षण भी, विशेष वेंटिलेटर्स पे प्रशिक्षण कराया है, कल उसका समापन होगा। हम माननीय अपने मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको करें।
तो ये कल हमने जो सिमडेगा गुमला के डॉक्टर्स को बुलाकर पूरे झारखंड के डॉक्टर्स को इसी संक्रमण काल के दौरान ही बहुत ही स्ट्रेटजिकली हमने मंगा करके प्रशिक्षण भी करा दिया है। वेंटिलेटर्स के कैसे हैंडल करना है, आईसीयू को कैसे हैंडल करना है, पूरी टीम को हर जिले की हमने प्रशिक्षित किया, ताकि इन जो सुदूरवर्ती हमारे ज़िले हैं, जो थोड़ा आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में ज़िले हैं, तो वहाँ पर भी हम ये फैसिलिटी अच्छे रूप में दे सकें। सिंह साहब, हम लोग भी देख रहे हैं, आप भी अब महसूस कर रहे होंगे, जब हम लोगों के पास बेड नहीं थी तो कई ऐसे संस्थान सामने आए और छोटे छोटे अस्पताल खोल दिए। उसके बाद हो क्या रहा है, हर दिन उनकी मरीजों का शोषण उस तरह के अस्पतालों में हो रहा है। आप कल देखे होंगे 5 अस्पतालों के बिल, 8, कोई भी पेशेंट अगर भर्ती हो जाए तो 5 लाख के नीचे नहीं छूटता है। तो आपकी एक गाइडलाइंस थी, वो गाइडलाइंस को उड़ा दिया है। आपके मंत्री को गाली देता है अस्पताल वाले, आपके मंत्री को हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, इस तरह की बोलता है। तो स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ऑब्जर्व कर रहा है इसको, और स्वास्थ्य विभाग बहुत पेशेंस के साथ, क्योंकि ये समय किसी प्रकार का ऐसा निर्णय जल्दबाजी में लेकर के जिससे हमारे राज्य के नागरिकों को नुकसान पहुंचे, वो नहीं कर सकते। तो हमको एक बैलेंस व्यू से चल रहे हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व किए हुए हैं और जल्दी ही हम ये जो अधिक चार्ज कर रहे हैं इसके संबंध में भी एक निर्णय लेंगे, और हमें उम्मीद है कि उसके आधार पर हम ये जो अस्पतालों के द्वारा जो अनाप शनाप वसूली की जा रही है, इस पर हम लोग नियंत्रण रख पाएंगे। दूसरा ये मैं पूछ रहा था आपसे कि जो अस्पताल अधिक ले रहे हैं वो तो ठीक है, चलिए, लेकिन जो पेशेंट का डेथ हो जा रहा है उसके बावजूद बॉडी को रोक के रख रहा है, इस पे अरुण सिंह साहब क्या काम करेंगे आप? ये तो गलत बात है। उसके परिवारजन और उस बॉडी के साथ, उस व्यक्ति के साथ ये एक तरह से अमानवीय है, इसे किसी भी हालत में उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। तो ये उचित नहीं है। सभी प्राइवेट अस्पताल से मेरी यही अपील है कि ऐसा आचरण वे नहीं दर्शाएं, क्योंकि फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। जहाँ तक आपके बिल्स का सवाल है, उसके संबंध में हम जो गाइडलाइंस ला रहे हैं या गाइडलाइंस जो पहले इशू थी उसका अनुपालन आपको करना चाहिए, क्योंकि वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको आपके जो अनुमान्य जो खर्चे हैं उनसे कोई कम मिल रहा है। लेकिन ये एक मानवीय दृष्टिकोण से भी अस्पताल के जो संचालक हैं, उनका जो प्रबंधन है, उसको इस पर विचार करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिंह साहब, अभी मैं आ रहा था तो कुछ इस नदी किनारे कुछ लाशें जल रही थी, ओपन में था, तो क्या उसमें उससे भी कोरोना का को विस्तार हो सकता है या फैल सकता है? तो उसको रोकने के लिए कोई मेडिकल टीम या कोई सैनिटाइज हो, या उस जगह को, घाट को या कब्रिस्तान को सैनिटाइज करे, इस तरह की कोई प्रबंध आप लोगों ने किया है क्या? डीसी लोग अपने स्तर से करवा रहे हैं। तो अभी तक तो कोई इस प्रकार का मामला सामने नहीं आया कि वहाँ से कोई कोरोना का प्रसारण होता हो, क्योंकि तो दाह संस्कार में तो कुछ पीपीई किट वगैरह ये सब पड़े रहते हैं। तो क्या उसको हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जाकि वो डिस्पोज किया जाए? उसको होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे फेंकना तो किसी भी हालत में उचित नहीं है। बायोमेडिकल वेस्ट है, उसका तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। इस प्रकार के इस इशू पर हम लोग विचार करके और इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे। हम लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बड़ा चिंतित हम लोग थे। हम लोग ये कह रहे थे कि प्लाज्मा दे आओ। आज ICMR और तमाम संस्था बोल रहा है कि मतभेद है प्लाज्मा को लेकर। आपके डॉक्टर्स आपको क्या राय दे रहे हैं कि प्लाज्मा, ब्लड, इसको कैसे प्रिक्रूट किया जाए? और ICMR की गाइडलाइन है, एडवाइजरी है, और ये फीडबैक इस प्रकार का मिल रहा है कि प्लाज्मा से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने की चांस सब में नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स जो बॉर्डरलाइन होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ओवरनाइट तो इसको हम लोग डिस्पोजल इसको नहीं कर सकते इस थ्योरी को, लेकिन वैसे इसका इतना इम्पोर्टेंस जो पहले दिया जा रहा था उतना इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, और इस पर हम लोग जो एडवाइजरी इशू की उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। DRTO ने कल एक दवाई लॉन्च किया है, ये कब तक हमारा झारखंड पहुंचेगा? अब ये तो सूचना नहीं, जैसी सूचना मिलेगी हम बता पाएंगे आपको। दूसरा ये है कि जैसे जितने भी दूसरे पेशेंट्स हैं कोरोना के अलावा, किसी को पेट में दर्द है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम किसी को हो सकता है, किसी को किडनी में ये डेली का वो कराना पड़ता है, डायलिसिस कराना पड़ता है। इन सब मरीजों का
माने कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है, तो इनके लिए क्या कोई व्यवस्था किया जा सकता है? देखिए, हॉस्पिटल्स को तो हमने अभी भी ये पहले तो 50% था कि 50% कैपेसिटी का वो कोरोना के लिए रिजर्व करेंगे, 50% जनरल पेशेंट्स के लिए रखेंगे। और चूंकि कोरोना का हमारा प्रभाव बढ़ रहा था तो हमने उसको 70% किया। अब जब ये प्रभाव पुनः घट रहा है तो हम इस पर विचार करेंगे कि वापस उसको 50% कर दें, ताकि जो जनरल पेशेंट्स हैं उनको फिर उनको ट्रीटमेंट मिल सके। और जहाँ तक सरकारी अस्पतालों का सवाल है, वहाँ भी हम चाहेंगे कि हमारे जनरल पेशेंट्स को भी अलग से ये सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनका ट्रीटमेंट किया जाए। दूसरी बात ये है कि आपके अब जो एक्शन हुए थे, हमने जब पहला इंटरव्यू किया था उस समय बड़ा हाहाकार मचा हुआ था। रेमडेसिविर तमाम दवाई ब्लैक में बिक रहा था, हमने भी खरीदा ही था एक। अभी दवाई का कालाबाजारी का क्या कहाँ पे है? आज अभी दवाई का कालाबाजारी हो रहा है, आप लोगों ने रोकने में सक्षम हुए हैं, क्या है? काफी हद तक हम लोग हुए हैं और इस पर भी हम लोग एक स्ट्रेटजी हमने बना ली है कि न केवल दवाई बल्कि जो छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं जो आम जनता को खरीदती है, पल्स ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, तो उसके लिए भी कैसे हम रेट्स पर उसको नियंत्रित कर सके, ताकि जो कुछ लोग जो अनस्क्रूपुलस मेडिकल शॉप्स वाले हैं, जो उसका इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करने के लिहाज से कार्य कर रहे थे, उन पर अंकुश लगाया जा सके, उन पर कार्रवाई की जा सके। जल्दी ही इस पर भी हम लोग कुछ निर्णय लेंगे। सिंह साहब, आप और क्या प्लान कर रहे हैं, थोड़ा अगर संक्षेप में बताएं, क्योंकि बहुत सारे प्लान आपके अंदर है, हो सकता है कि मैं आपका दिमाग पढ़ नहीं पा रहा हूँ। यही है कि हमारे राज्य के हर नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधा हम उपलब्ध कराएं, चाहे वो कितने ही सुदूरवर्ती दुर्गम क्षेत्र में रहता हो। हमारे डॉक्टर्स अपना धर्म निभाएं, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर्स को भी सुविधा हो, पैरामेडिकल स्टाफ वो भी वहाँ रहे, पर्याप्त संख्या में रहे, उनको भी सुविधा हो, मरीजों को भी सुविधा हो। तो एक ऐसा माहौल तैयार करें कि हमारे राज्य में चिकित्सा के अभाव से कोई परेशान ना हो, उसको हर तरह की चिकित्सा सुविधा हम उपलब्ध करा सकें। थोड़ा डॉक्टरों से आपकी बात हो रही है, क्योंकि डॉक्टर्स भी काफ़ी संक्रमित हो गए हैं, कुछ डॉक्टर्स काम में नहीं आना चाहते हैं, डेथ भी हो गए हैं, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई थी। इसको आप कैसे संगठित करेंगे फिर से, क्योंकि सबको तो कोरोना से डर। देखिए, ये तो एक राष्ट्रीयता, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय भावना, हमारी जब सेना लड़ती है दुश्मन से तो बहुत से सिपाही, बहुत से पदाधिकारी, बहुत से अफसर, उनको नुकसान होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बाकी सेना भी मैदान छोड़ के वापस चल दे। तो ये एक तरह से हमारा मुकाबला है। ये कोरोना का जो संक्रमण है, ये हमारे राष्ट्र पर, हमारे राज्य के ऊपर एक आक्रमण है। और इस आक्रमण में इसलिए फ्रंट लाइन वॉरियर बोला जाता है, फ्रंट लाइन वर्कर, फ्रंट लाइन वॉरियर। वॉरियर मतलब योद्धा, तो योद्धा मतलब जो युद्ध करता है। तो डॉक्टर्स हमारे युद्ध कर रहे हैं। तो जो कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो गए, उनमें वह उत्साह और वह जज्बा होना चाहिए कि हम ठीक होकर पुनः अपने मरीजों को बचाएं, उनका अच्छा इलाज करें। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि संक्रमित होने के बाद ठीक हुए और ठीक होकर फिर इलाज किए। एक नर्स का उदाहरण, जिसका खाली एक ही लंग्स था और वो एक लंग्स से भी उसने मरीजों का उपचार किया। उसको ज़्यादा खतरा था, फिर भी वह नहीं हिम्मत हारी। तो ऐसा समय जिसमें हमें एकजुट होकर के इस राष्ट्रीय आपदा, इस संक्रमण काल का मुकाबला करना है। तो सभी डॉक्टर भाइयों से मेरी अपील है, सभी पैरामेडिकल स्टाफ के हमारे जो भाई लोग हैं, भाई बहन, उन सब से मेरी अपील है कि वे लोग इसमें हिम्मत नहीं हारें और मजबूती से मुकाबला करें। हम लोग साथ में हैं उनके, और उनके सारे दुख दर्द को दूर हम करेंगे। जो उनके जेन्युइन कष्ट हैं, उन कष्टों को दूर करेंगे और निश्चित रूप से हम इस युद्ध को जीतेंगे। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और मैं जब तक आपको फ़ोन करके पूछता ही रहता हूँ। मैं आपसे एक विनती फिर से कर रहा हूँ कि हम पत्रकारों को भी कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए। आप प्रयास करें, हो ना हो ऊपर वाला का मर्जी है, क्योंकि हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कारण से
कि आज मौसम भी काफ़ी सुहाना है और जल्दी से झारखंड का मौसम भी आपने सुहाना किया है। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि मैं आपसे उस दिन इंटरव्यू करूं जब झारखंड में एक भी केस ना आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।